देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों कहते हैं चाहे कैसा भी इंसान खुद को निडर कहे, चाहे वो कितना भी अभयशाली हो, लेकिन जब उसके सामने भूतों की दुनिया होती है तो अच्छों के हाथ पांव कांप जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात में परिंदा भी अपने पांव रखने से कांप जाता है। अंधेरा होने के बाद इस छोटे कस्बे के अंदर सिर्फ भूतों का राज और उनका स्मरण होता है। खुद को निडर और साहसिक कहने वाले लोकेश इस कहानी की एक ऐसी कड़ी है जो उसके बाद कभी भी अंधेरी रातों में दूसरे गांव में भटकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लोकेश एक स्क्रिप्ट राइटर हैं जिन्होंने इस कड़ी में अपने एक अलग ही मुकाम बनाया था। जब लोकेश को पता चला कि बगल के गांव में भूतों की बातें की जाती हैं तो उन्होंने एक बार उस गांव की तलाश करने का मन बनाया। फिर क्या था, एक रात वो अपनी टीम के साथ उस गांव की तरफ रवाना हुए जहां भूतों का इलाका माना जाता था। जबलपुर नाम का वो गांव यहां से करीब 27 किलोमीटर दूर था। सबसे पहले उन्होंने अपनी गाड़ी को उस गांव के बाहर ही खड़ा कर दिया क्योंकि गांव के अंदर की सड़कें बहुत पतली थी। अपने सर के बालों को इधर उधर घुमाते हुए अभी लोकेश आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही उसकी आंखें दूर खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो काफी अजीब ढंग से बीड़ी पी रहा था। उसके बीड़ी पीने का तरीका काफी अजीब था, पर लोकेश अपनी टीम के साथ उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा। शायद इस समय रात के यहीं कोई 11 बज रहे थे। जैसे उस बूढ़े आदमी ने लोकेश और उसकी टीम को देखा तो वो चौकन्ना हो गया। वो अजीब अंदाज में उन लोगों को घूरने लगा। सबसे पहले लोकेश उस आदमी से बोला, अंकल जी, मैंने सुना है जबलपुर नामक इस गांव में कुछ भूत रहते हैं। लोकेश की इस बात को सुनकर वो और भी सीरियस हो गया और अजीब ढंग में बड़बड़ाते हुए बोला, तुम लोगों ने एक गलत स्थान का चुनाव किया है। तुम जानते नहीं कि तुम भूतों की सीमा में हो। अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हारी मौत के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उस बुढ़े आदमी की बातों से लोकेश थोड़ा हताश हो गया क्योंकि उसे आज तक भूतों पर यकीन ही नहीं था, तो वो आज इन बातों पर कैसे विश्वास करने वाला था। वो थोड़ा दबी आवाज में बोला, अरे अंकल जी, हमें तो अपनी ज़िंदगी प्यारी है, लेकिन एक बार हमें इस गांव का एक राउंड पूरा करना है और ये गांव काफ़ी बड़ा है, इसीलिए हमें कुछ छोटे मोटे साधन की ज़रूरत है। लोकेश की इन बातों से उस बुढ़े आदमी के माथे पर अजीब सा हुलिया था। उसने तुरंत अपने से दाएं तरफ इशारा किया तो लोकेश ने देखा कि वहां पर एक तांगा खड़ा था, लेकिन ऐसा कैसे संभव था? करीब 2 मिनट पहले तो यहाँ पर कोई तांगा ही नहीं था। फिर ये तांगा अचानक से यहाँ कैसे आ गया? और यही सब सोचते हुए लोकेश उस तांगे को घूरने लगा। उस बड़े से तांगे के अंदर एक अजीब सी हलचल थी। कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था और एक अटपटा सा रंग जो उस तांगे को औरों से काफी ज्यादा अलग बना रहा था। लोकेश अभी उसकी तरफ देख ही रहा था कि एक हवा का झोंका उसके शरीर को छूकर निकल गया। उसे ऐसा लगा मानो इस हवा के झोंके ने उसके शरीर को भेद दिया हो। ये सितंबर का महीना था जब ठंड अपने शुरुआती समय पर शुरू होती है। तभी लोकेश के एक टीम मेंबर ने लोकेश से कहा, यार मेरा जी घुट रहा है, यहाँ पर शायद उल्टी होने वाली है। और इतना कहकर वो जोर जोर से उबाकियां लेने लगा। लोकेश ने उसे पानी दिया और उसे संभालने लगा। फिर तकरीबन 5 मिनट तक उस दूसरे शख्स को यूं ही उल्टियां होती रहे और फिर कुछ देर के बाद जाकर उसे थोड़ी राहत की सांस मिली। तब तक वो बुजुर्ग आदमी जो काफ़ी देर से उन्हें घूर रहा था वो वहाँ से छूमंतर हो चुका था, जो उनके लिए काफ़ी अजीब बात थी। जब लोकेश ने देखा कि वहाँ से वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका है तो उसने उस तांगे की तरफ जाना ही सही समझा जो इस समय एकदम खाली पड़ा था। उसके पास कोई नहीं था और लोकेश जब तांगे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस तांगे के बगल में एक छोटा सा झोपड़ा भी बना हुआ था जिसके अंदर हल्की हल्की रोशनी भी झलक रही थी। इतनी रात को लोकेश किसी के घर में घुसना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसकी ये मजबूरी बन गई। उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, अरे भाई साहब, कोई अंदर है क्या? पहले तो काफ़ी देर तक लोकेश आवाज़ लगाता रहा लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया। तो उसने उस झोपड़ी के दरवाजे से झांकते हुए अंदर की तरफ देखा तो उस झोपड़ी के अंदर आग की एक छोटी सी मसाल जल रही थी और बगल में एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था। लोकेश बिना हिचकिचाए उस झोपड़ी में घुस गया जहां पर उसने देखा कि एक 40 साल का आदमी बहुत ही आराम के साथ गहरी नींद में मगन था
और जब लोकेश ने उसको हाथ लगाया तो उसे एहसास हुआ कि इसकी बॉडी बहुत ठंडी है, मगर अभी तक सब कुछ साफ नहीं हो पाया, जिस वजह से लोकेश ने उसकी बॉडी को इधर से उधर हिलाया तो अब तक उसकी सांसें थम चुकी थी, यानी कि वो मर चुका था। लोकेश कांपते हाथों से जल्दी से उस झोपड़ी से बाहर निकला और भागते अपनी टीम के पास पहुंचा और तब जाकर उसे काफ़ी हद तक राहत की सांस मिली। वो अभी अपनी टीम मेंबर के पास खड़ा ही था कि उस झोपड़ी के अंदर से कोई बाहर निकलने लगा। ठीक से देखने पर पता चला कि ये तो वही आदमी था जो कुछ देर पहले इस झोपड़ी के अंदर लेटा हुआ था। उस आदमी को जिंदा देखकर जहां एक तरफ लोकेश को खुशी मिल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसे काफ़ी हैरानी भी हो रही थी। लोकेश उस तांगे वाले को जिंदा देखकर उसी की तरफ बढ़ने लगा और बोला, भाई साहब हमें इस गांव का एक राउंड मारना है, अगर आप हमारी थोड़ी बहुत मदद कर सकें तो। लोकेश की बातें सुनकर उस तांगे वाले ने अपनी गर्दन को नीचे झुकाया, यानी कि वो तैयार था उन्हें इस गांव का एक राउंड मरवाने के लिए। और फिर उसके बाद वही हुआ। उस तांगे वाले आदमी ने उन सभी को अपने तांगे में बैठने को कहा। तांगे की आकृति उन लोगों के अनुसार एकदम सही थी तो वो सभी उसके अंदर आराम से बैठ गए। फिर कुछ देर के बाद ही जब उन सभी के बीच बातें होने लगी तो लोकेश ने धीमी सी आवाज में उस तांगे वाले से कहा, भाई साहब वैसे आपका नाम क्या है? इस पर उसने एक अजीब भाषा में कहा, लेकिन इस भाषा को समझ पाना लोकेश के बस की बात नहीं थी, जिस वजह से वो आगे एक शब्द भी नहीं बोला। फिर कुछ देर के बाद उस तांगे वाले ने कहा, मेरा नाम जगदीश है और मैं 122 साल से यहीं रहता हूँ। बस इसी बात ने लोकेश को हंसने पर मजबूर कर दिया और वो जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही उसके टीम मेंबर भी इस बात से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसे। काफ़ी देर तक वो आपस में हंसते रहे, लेकिन जब उस तांगे वाले की ओर से कोई भी शब्द नहीं निकला तो वो सभी शांत हो गए। फिर लोकेश थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोला, अरे भाई साहब मैं एक राइटर हूँ और इस तरह की बेतुकी बातों पर विश्वास करना मेरे लिए कभी शोभा नहीं देता। क्या आप हकीकत में मुझे अपना एड्रेस नहीं बता सकते? इस बार जो उस तांगे वाले ने कहा उसे सुनकर तो उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल तांगे वाले ने लोकेश का नाम लेते हुए उसे पुकारा और उसका सारा एड्रेस बता डाला, जिसे सुनकर खुद लोकेश भी भौंचक्का रह गया, क्योंकि उसने तो अपना नाम और एड्रेस किसी के साथ शेयर ही नहीं किया था। फिर ये उनकी इतनी जानकारी कैसे जान सकता है? इससे पहले कि वो तांगे वाला कुछ और लफ्ज अपने मुंह से निकाल सके कि उनके सामने की तरफ से एक काली बिल्ली नजर आने लगी, जिसने उनका रास्ता काट दिया। उस तांगे वाले ने जैसे ही गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो एक बार फिर लोकेश उसकी इस हरकत पर हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें भी टोटकों पर कुछ ज़्यादा विश्वास है। लोकेश की इस बात को सुनते ही उस तांगे वाले ने अपनी गर्दन को 360 डिग्री के कोण पर घुमा दिया, जिस वजह से उन सभी के अंदर एक अलग ही खौफ पैदा हो गया। लोकेश के साथ साथ उसके सारे टीम मेंबर भी डर के मारे बुरी तरह से कांप उठे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि जिस तांगे की वो सवारी कर रहे हैं असल में उसकी वास्तविकता कुछ और ही है। दहशत से भरा ये सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो तांगा बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर कुछ पलों के बाद उड़ती हुई धूल ने उन सभी की आंखों के आगे अंधेरा उधेड़ दिया और उसके बाद जैसे उन सभी की आंखें खुले तो उन्होंने देखा कि अब वो सभी रोशनी से चमकते हुए एक दरवाजे के सामने खड़े थे, जहां पर उस गांव की सीमा खत्म होती थी। तभी उस तांगे वाले ने कहा, अब तुम लोग जब तक यहाँ से मुक्त नहीं होंगे तब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूँगा। लोकेश को जब मुसीबतों का बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया तो उसने उस तांगे वाले के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन भूत तो भूत होता है, वो कैसे किसी इंसान की बात मान ले। और तांगे वाले ने सिर्फ अपनी एक ही दहाड़ से उन सभी को डर से कपकपा दिया और उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। उस भयंकर ध्वनि के बाद जहां सभी के अंदर डर बैठा हुआ था तो कुछ शख्स ऐसे भी थे जो यहाँ से निकलने के लिए बगल में बनाई गई मजबूत दीवार को तोड़ रहे थे। एक बार फिर उस तांगे वाले की एंट्री हुई, पर इस बार उसका पूरा हुलिया अब बदल चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन अब जो वो कर रहा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। एक राइटर के रूप में आए लोकेश और उसके टीम मेंबर बुरी तरह से फंस गए। उन्होंने देखा कि उनकी टीम का एक टीम मेंबर उस तांगे वाले के चंगुल में फंस गया
उसने उसे मजबूत रस्सियों से बांध दिया। फिर जो दर्दनाक दृश्य देखने को मिला वो सच में हर किसी की रूह कपकपा दे। सबसे पहले उस तांगे वाले ने उसको बांध दिया और फिर लोहे की कीलों को उसके हाथ में ठोकना शुरू कर दिया। वो दर्द से जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन उसकी मदद की गुहार को सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। लोकेश चाहकर भी उसकी ओर बढ़ पाने में सफल नहीं रहा। उसका हर टीम मेंबर यही सोच रहा था कि शायद आने वाला समय उनके लिए भी कुछ ऐसे ही पल साबित होगा। लेकिन सत्य नाम का एक लड़का जो अभी भी उनकी टीम में शामिल था, वो एक ब्राह्मण था। उसने लोकेश के साथ साथ सभी टीम मेंबर को एक कतार में बैठने को कहा और सभी ने वैसा ही किया। फिर उसके बताए गए कुछ मंत्रों का जाप करने लगे और ये उनकी जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता था। फिर तकरीबन 10 मिनट तक वो अपनी आंख बंद करके एक साथ अच्छी तरह ध्यान में मगन रहे और उसके बाद जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। वो उस भयानक कमरे से मुक्त हो गए और उसके बाद जब उन्होंने अपने पीछे देखा तो उन्होंने पाया कि वो रोशनी से झलकता हुआ दरवाजा उनके पीछे था, जिनके अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। यानी कि उनका एक दोस्त उस तांगे वाले के जाल में फंस गया था। फिर कुछ देर के बाद उन आवाजों का आना बंद हो गया, लेकिन सत्य नामक उस ब्राह्मण लड़के ने बाकी टीम मेंबर की जान बचा ली। लेकिन आज तक उस गांव में लोकेश के टीम मेंबर का कुछ भी पता नहीं चल पाया जो उस तांगे वाले के जाल में फंस गया था। जब उस गांव के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से इस बारे में बात हुई तब जाकर उन्होंने बताया कि असल में जो तांगे वाला आपको नजर आया था उसकी वास्तविकता हर किसी की मौत का प्रतीक्षा करती है। उस दिन उसने एक मौत से काम चला लिया, वरना वो आपकी पूरी टीम को खत्म कर सकता था। दोस्तों, लोकेश आज भी इस बारे में सोचता है तो उसे यकीन नहीं होता कि एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम करते हुए उसने अपनी टीम मेंबर को गवा दिया। आज भी ये घटना उसके दिल और दिमाग में पूरी तरह से बसी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।